अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपना एक नावल स्टार्ट करने वाले हैं, दस्ताने जुनून। इसकी राइटर है हाले नूर। अनुशे अनुशे फातिमा सीढ़ियाँ फलांगती छत पर पहुंची, जहां अनुशे नूर के साथ मिलकर पतंग उड़ा रही थी। लड़की, क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम तो है ना, भाई इस वक्त छत पर आने से मना करते हैं। फातिमा का दिमाग ही खराब हो गया। ऐसे शाम के वक्त पतंग उड़ाते देखकर शाम को हर तरफ आदमियों की चहल पहल होती थी, जिसकी वजह से मोमिन इन्हें शाम को छत पर आने से मना करता था। तुम्हारा भाई तो हर चीज़ से मना करता है, इसका बस चले तो सांस लेने से भी मना कर दे। अनुशे ने फातिमा की बात सुनी तो मुंह बनाकर जवाब दिया, अलबत्ता इसका सारा ध्यान पतंग उड़ाने में था। इसकी बात सुनकर जहां नूर का कहका फिजा में बुलंद हुआ, वहीं फातिमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। अनुशे, मोमिन भाई हमें हमारे भले के लिए ही रोकते टोकते हैं। इस सब के बावजूद तुम कितनी ढीठ होकर इनके बार बार मना करने के बाद भी तुम हर वो काम करती हो जिससे वो मना करते हैं। फातिमा इसे अच्छी तरह लेताड़ती वहाँ नीचे रहे रीलिंग से पकड़ कर देखती हुई बोली। नीचे से मोमिन की गाड़ी दाखिली दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी। तुम दोनों आराम से बद मारो, मैं तो चली क्योंकि मोमिन भाई आ गए। फातिमा इन दोनों से कहती वहां से भाग गई। ये सुनती दोनों के चेहरों से रंग उड़ गए। नूर तो सुनती नीचे के लिए भागी। हड़बड़ाहट से अनुशे के हाथ से पतंग छूट गई और वो पतंग छूट जाने का अफसोस बात पे रखती नीचे के लिए भागी। अभी से फिर से अपनी जान की फिक्र थी। वो वहां से भागती छत के दरवाजे तक पहुंची थी कि ऊपर आते मोमिन को देखकर इसकी जान हवा हो गई। मोमिन ने जैसी ही गाड़ी दरवाजे से दाखिल की, इसकी नज़र सामने छत पे पतंग उड़ाती अनुशे पे पड़ी। वो गुस्से से छत की तरफ बढ़ा और जैसी सीढ़ियाँ चढ़ा, सामने से बुत बना देखकर तब तेज में इसका बाजू पकड़कर एक तरफ किया। अनुशे तो अभी संभली भी नहीं थी कि मोमिन ने जोर से बाजू पकड़कर एक तरफ इसे फेंका। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही थी? जबकि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि असर के वक्त छत पर ना आया करो, पर वो तुम ही क्या जो किसी बात की मान ले। अब खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो। मोमिन ने अपनी सुर्ख आंखों से कोरते हुए पूछा, पर आगे से इसे खामोशी से नजरें झुकाए देखकर तेज में इसका बाजू पकड़कर दीवार से लगाया। ये क्या कर रहे हैं? मोमिन भाई मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इसने मोमिन की सख्त पकड़ में मचलते हुए ये कहा। मोमिन ने भाई लफ्ज पर मजीद गिरफ्तार सख्त की इसके बाजू पर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी बहुत फिक्र है तुम्हें, और तुम जो करती फिरी हो इसका क्या? तुम हर वो काम करती हो जिससे मैं तुम्हें मना करता हूँ। मोमिन न्यूयॉर्क की आंखों में देखते हुए ये कराकर कहा, एक सेकंड, मैं क्या करती फिर रही हूँ? आपकी इस बात से क्या मुराद है? अनुशा ने नासमझी से पूछा। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम अच्छे से समझ चुकी हो। आखिर को तुम दादाजी ने यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए इजाज़त जो दे दी, ओ नहीं पढ़ने के लिए नहीं, रंगरियालियाँ मनाने के लिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तेजिया लहजे में चबा चबा कर कहा। बस अब एक लफ्ज़ नहीं। आपको किसने इजाज़त दी कि आप मेरे करैक्टर पर बात करें? मैं जैसी भी हूँ, शरारती, ज़िद्दी, बदतमीज़, पर करैक्टरलेस नहीं हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर दादाजी ने मुझे यूँ नहीं जाने की इजाज़त दे दी। इसलिए आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं ना? तो सुनिए, मैं यूनी से पढ़ने के लिए जाती हूँ, सिर्फ पढ़ने। ये कहती अनुशी इसकी गिरफ्तार से निकलकर नम आंखों से नीचे के लिए भागी। मोमिन ठंडा सांस फिजा में छोड़ते बालों में हाथ फेरता हुआ नीचे के लिए चल दिया। हाशिम खान खानदान के सरबराह होने के साथ साथ गांव के सरपंच भी थे। हाशिम खान एक इंतहाई रूपदार और सख्त तबीयत के मालिक थे। अपने असूलों के पक्के थे, अपने फैसले से एक इंच भी नहीं हटते थे। हाशिम खान के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा आसिम खान, जिसके 2 बच्चे, बड़ा मोमिन और छोटी फातिमा। फातिमा संजीदा तबीयत की मालिक थी। मैट्रिक तक पढ़ाई की थी क्योंकि मोमिन ने आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। फातिमा की निस्बत बचपन से ही ताया-साथ हमज़ा से तय थी। मोमिन घर में सबसे बड़ा होने की वजह से सब पर इसका रौब था। तबीयत में बिल्कुल अपने दादाजी की तरह था। गुस्सा तो हर वक्त नाक पे बैठा रहता था। अपने गाँव का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खूब नौजवान था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, चौड़ी पेशानी, ऊंची खड़ी मगरूर नाक, मूंछें तले अनाबी लब जो हमा वक्त एक दूसरे में परुष्ट होते थे। 6 फुट से निकलता कद, करिश्ती जिस्म, वो इंतहाई मगरूर था। अपनी अना और ख़ानदान की इज़्ज़त और नाम के लिए कुछ भी कर सकता है। और मोमिन अपने दादाजी का लाडला पोता है, जिसकी वजह से गाँव के लोग दादाजी के बाद इसका हुक्म अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं। दूसरा बेटा आरिफ खान, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा हमज़ा और छोटा आरिफ। दूसरे बेटे आतिफ खान की जिनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी अनुशे जो बहुत शरारती और ज़द्दी तबीयत की मालिक है। इंतहाई खूबसूरत, दोधिया रंग, लंबी नाक, बड़ी बड़ी नीली आंखें, दरमियाना कद और सबसे खूबसूरत इसकी थोड़ी की नीचे से आतिल। दूसरी तरफ दूसरी नूर जो इंतहाई डरपोक और नर्म तबीयत की मालिक है। वो किसी की छोटी सी छोटी मुसीबत में तड़प उठती थी और बहुत ही कम गो है। सूरत ने जैसी अपनी शक्ल दिखाई, हर तरफ परिंदों की चहचहाट हो रहा, हर इंसान अपने रोज़मर्रा की रूटीन को फॉलो कर रहा था। खान हवेली में
सफ़द चची अनुषे की मम्मा, उल्फत चची आरिफ और हमज़ा की मम्मा, नादिया चची मोमिन की मम्मा, तीनों इस वक़्त किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। दादाजी अपने कमरे में, बाकी घर के सारे मर्द सुबह सवेरे डेरे के लिए निकल गए थे। नाश्ते के लिए घर के सारे मर्द वापस आ जाते थे। अनुषे यार उठ जाओ ना, नाश्ते में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फातिमा ने बेबसी से कहा। पिछले 15 मिनट से वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर अनुषे उठने का नाम नहीं ले रही थी। अनुषे, अगर तुम 2 मिनट भी नहीं उठी ना, तो मैं मोमिन भाई को तुम्हें उठाने के लिए भेज रही हूँ। और ये बात सुनती अनुषे के ज़हन के पर्दे पे कल का वाक़या घूमा, तो वो मुँह बनाती हुई मुँह से रज़ाई हटाकर उठ बैठी। अल्लाह करे तुम्हारा भाई। अभी वो मोमिन के बारे में कुछ कहती, पर फातिमा की कोरी पर खामोश हो गई। अच्छा फातिमा, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहते वो वॉशरूम में भागी, क्योंकि इसे फातिमा के त्यौहार खतरनाक लग रहे थे। इसने भागने में ही अपनी अफियत जानी। फातिमा सर झटक कर बैठ चली गई। किस कदर तकलीफ तो है, और आरज़ू का सफ़र, सिलसिला दर्द, सिलसिला सखन तार सखन। वो फ्रेश होकर नीचे आए तो सब घर वाले वीडियो कॉल पर आरिफ से बात कर रहे थे। पिछले कुछ साल से आरिफ पढ़ाई के सिलसिले में बैर मुल्क क़याम पज़ीर था। वो इससे थोड़ी देर बात करने के बाद नाश्ते के करके यूनिवर्सिटी के लिए हमज़ा के साथ घर से निकल गई। हमज़ा भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पर इसका डिपार्टमेंट अलग था। इस वजह से वो और नूर इसके साथ ही आती जाती थी। नूर कॉलेज के सेकंड ईयर में थी और इसका कॉलेज रास्ते में ही आता था, तो वो भी इनके साथ ही जाती थी। यूनी पहुंचकर वो अपने डिपार्टमेंट में आके इसकी नज़रें मुसलसल किसी की मतलाशी थी। आखिर वो इसे अपने मखसूस बेंच पे बैठा हुआ देखा। वो भाग कर इसकी तरफ गई। सहर, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। भागने की वजह से अनुषा ने फूली हुई सांस से कहा। सहर ने जैसे ही पलट कर देखा, इसकी नज़र दुश्मन जान पर पड़ी, जो आज मुकम्मल काले रंग के लिबास में थी, जो उसकी धोतिया रंगत पर खासा जच रहा था। सर पे दुपट्टा, शानों पे ब्लैक शाल और हाथों में रजिस्टर थामे वो किसी की भी हवा स्लिप करने की ताकत रखती थी। आगे तो फिर इसका दीवाना था, वो कैसे इस तस्वीर से बचता। सही जकटक किसे देख रहा था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मैंने सुना नहीं। अनुषा ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आया। तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे। अनुषा ने मुंह बनाते खफकी से कहा। इतनी खूबसूरत महबूबा सामने हो तो किस काफिर का ध्यान न भटके। सही ने इसके हाथ पकड़कर अपने साथ बेंच पे बैठाकर शौक लेते में कहा। अनुषा इसके अंदाज़ा दाव पर खिलखिलाकर हंसी। अनुषा ने सहर को देखा, जो इसे देख रहा था। सहर शाह खानदान का सबसे छोटा बेटा था। खूबसूरती का मुँह बोलता शहकार। जजेब शाह के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी ज़हरा बेगम, जिनकी शादी के 2 साल बाद ही बाप के दर पे आ बैठी। ज़हरा बेगम की शौहर का इंतकाल एक एक्सीडेंट में हुआ था। दूसरा नंबर पर शाहजेब शाह, जिनके 2 बच्चे थे, एक सहर शाह और दूसरी शहवार शाह। सहर, मेरी यूनी ख़त्म होने वाली है, फिर हमारा मिलना मुमकिन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे ख़ानदान में ख़ानदान से बैठ शादी नहीं करते। अनुषा ने परेशानी से कहा। सहर ने एक लंबा सांस फ़िज़ा में छोड़ा। मैं भी कई दिनों से मुसलसल इसी मसले पर सोच रहा हूँ, तो कोई हल निकला? अनुषा ने बेकरारी से पूछा। हाँ, एक हल है, पर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सहर ने बात शुरू की। तुम और मैं, यानी हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। देखो, जब हम निकाह कर लेंगे, थोड़ी मुश्किल से, पर सब मान जाएंगे। एक ना एक दिन। क्या तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? दादाजी मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। अनुषा इसकी बात पर हाथे से अकड़ गई। अच्छा अनुषा, तुम ये बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सहर के अचानक सवाल पर अनुषा ने नासमझी से देखा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो बस फिर तुम सिर्फ मेरा साथ देना है, बाकी मैं संभालूंगा। कुछ देर के बाद आखिर अनुषा मान गई। अब ये कौन जाने कि इसका ये फैसला इसकी ज़िंदगी में कैसे असरात पैदा करेगा। माफ़ कीजिएगा दादाजी, पर आपका भी यही फैसला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने दोनों को सज़ाए मौत देनी थी, ताकि वो दोनों पूरे गाँव के लिए इबरत का निशान न बन जाते, पर आपने क्या किया? इन दोनों का निकाह करवा दिया। ये कैसा फैसला है दादाजी? कल को हर लड़की अपने आशिक के साथ भाग जाएगी और आप इन दोनों का निकाह करवा देंगे। बदले में हर किसी में डर खौफ खत्म हो जाएगा, फिर सारा गाँव अपनी मनमानी पर उतर आएगा। गाँव में एक लड़का और लड़की दोनों घर से भाग गए। आखिर कुछ तंग के बाद वो दोनों मिल गए। तो आज पंचायत में फैसला था। दादाजी ने फैसले में इन दोनों को निकाह करवा दिया, जिससे अब मोमिन नाखुश था और दादाजी ने अपनी राय का इज़हार कर रहा था। मोमिन मेरे शेर में, हर फैसला जज्बात से नहीं किया जाता, कुछ फैसले सोच समझ कर करने पड़ते। अगर मैं इन दोनों को सजाए मौत सुना देता तो पूरे गांव का माहौल ख़राब हो जाता, डर और खौफ फैल पड़ जाता। फिर गांव वाले हमारी इज्जत डर खौफ की वजह से करते हैं, ना कि दिल से। और जब दिलों में इज्जत ख़त्म हो जाती है तो डर खौफ भी एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाता है। फिर पूरा गांव हमारी मुखालफत पर उतर आता। ऐसे में इस फैसले ने हमारे गांव वालों को खुश भी कर दिया और इनके दिलों में हमारे ख़ानदान के लिए इज़्ज़त मोहब्बत भी बढ़ गई है। समझे मेरे बब्बर शेर, एक सरदार हमेशा अपने कबीले को साथ लेकर चलता है, और मुझे यकीन है अब से तुम भी
अपने गुस्से को एक तरफ करके गाँव के हक में हमेशा फैसला करोगे। और दादाजी ने आसान से तफसीली जवाब दिया और आखिर में मोमिन के कंधे पे हाथ रखकर एक उम्मीद से कहा। कुछ देर खामोशी के बाद मोमिन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो दोनों चलते हुए गाड़ी तक पहुंच गए। गाड़ी में बैठकर खान हवेली की तरफ रवाना हो गए। आज अनुषा का आखिरी पेपर था। आज से वो यूनी से फ्री हो गई थी। आज ही अनुषा और सहीर के घर से भागने का फैसला किया था, जिसकी वजह से अनुषा सबके सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर पहले ही सब खाने की मेज पे इकट्ठे हुए थे। अनुषा सबको एक साथ खाना खाते देखकर गुमसुम हो गई। अनुषा का दिल किसी को भी छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था। इसका दिल बोझल हो रहा था। अनुषा को इस बात का इल्म नहीं था कि अनुषा के घर से जाने पर कौन सी क़यामत बरपा होगी, और ना ही वो सोचना चाहती थी इस बारे में कि घर वाले क्या इसे कभी माफ़ कर पाएंगे। ऐसी बहुत से सवाल अनुषा के दिमाग में चल रहे थे। कल सारी रात इसने रोकर गुजारी थी। वो घर से कभी भागकर न भागकर अगर अगर इस बात का इल्म ना होता हो कि ताकि ख़ानदान भर में इसका जोड़ का और कोई नहीं था सिवाय मोमिन के। अगर वो घर से ना भागती तो इसकी शादी मोमिन से हो जाती, जो मर कर भी नहीं करना चाहती थी। और दूसरा ये कि वो सईद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसके हिसाब से और सईद के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए आज इसने इतना बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला किया था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी, अबू और बहन की हिफाजत फरमाना। अनुषा दिल में अल्लाह ताला को याद करती अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के नीचे लाउंज में झांका, जहाँ अब सिर्फ अंधेरे का राज था। अंदर अंदर मुड़कर घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई, जो 12 बज के वक्त दिखा रही थी। इसने अपना छोटा सा बैग, जिसमें इसने एक दो अपने जोड़े और कुछ पैसे रखे थे, उसे उठाकर बड़ी सी चादर में खुद को मुकम्मल तौर पर छुपाकर गाड़ी की तरफ गई। खिड़की खोलकर देखा, जहाँ पिछली गली में दूर ही सहीर की गाड़ी खड़ी थी। वो कमरे से निकलकर दबे पांव राहदारी अबूर करती पिछले दरवाजे की तरफ बड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर इसने मुड़कर एक आखिरी नज़र अपने घर पे डाली। आंसू निकलकर गालों पे फिसल गए। वो पिछले दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर बैर की तरफ बढ़ी, क्योंकि अगर वो कुछ देर और यहीं खड़ी रहती तो वो कभी भी अपने घर को छोड़कर ना जा पाती। अभी वो अल्लाह अल्लाह करती 2-4 कदम ही चली थी कि इसकी नाजुक कलाई किसी सीने जंजीर अंदाज में पकड़कर खींचा, जिससे वो सीधा मुकाबले के सीने से जा टकराई। अनुषी ने जब कुछ संभल कर मुकाबले का चेहरा देखने के लिए जैसे अपना सर ऊंचा उठाकर देखा, तो उसकी रूह फना हो गई। सामने वाला और कोई नहीं बल्कि मोमिन ही था, जो उसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। जरहाना अंदाज में से खींचता घर के अंदर दाखिल हुआ। अनुषी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी इसका बाजू तन से जुदा हो जाएगा। मोमिन की इस गिरफ्तार में वो चुपचाप इसके साथ खींचती चली जा रही थी। मोमिन ने लाउंज में लाकर इसे जोर से जमीन पर पटाखा। अनुषा इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि इसे लगा वो अब कभी उठ नहीं पाएगी। तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही थी? मोमिन इतनी जोर से दहाड़ा कि अनुषा डर कर कांपने लगी। इसकी दहाड़ सुनकर लाउंज की सभी लाइट्स ऑन हो गई और रफ्ता रफ्ता सब घर वाले लाउंज में आने लगे। आतिफ खान अनुषा के वाले जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो अनुषा को जमीन पर पड़े हुई और मोमिन को इतने गुस्से में देखकर कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो आगे बढ़कर मोमिन के सामने खड़े हो गए। पूछा, क्या हुआ मोमिन, तुम इस तरह क्यों अनुषा की बेटी पे चला रहे हो? चाचा जान पूछे इससे। रात की दूसरे पैर जब पूरा गांव सो रहा है तो ये पिछले गले में क्या कर रही थी, वो भी इस बैग के साथ? मोमिन ने चीखते हुए कहा। आखिर में बस बड़े बैग को जोर से लात मारकर दूर फेंका। सब मोमिन की बात समझकर खंक रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो मोमिन, तुम होश में? तो आतिफ साहब ने हैरानी और बेयकीनी की सूरत में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पूछे इससे। हमारी इज्जत पैरों तले रूंध कर ये किसके साथ मुँह काला करने जा रही थी? मोमिन ने एक जस्ट में अनुषा तक पहुंचकर इसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। अनुषा नस खामोश रही। शर्मिंदगी से वो किसी के सामने बोलना तो दूर देख भी नहीं पा रही थी। मोमिन ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया और दादाजी के सामने खड़ा किया। दादाजी पूछे इससे, किसके साथ ये हम सबको छोड़कर भाग रही थी? दादाजी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, जो मोमिन कह रहा है वो सच है। इस वक्त अनुषा का दिल चाहे वो ये सुनने से पहले मर जाती, लेकिन इसकी खामोशी अनंत बेकरार थी। इस सब के दौरान इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। अब इसे एहसास हो रहा था अपनी संगीन हालती का। अब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मगर अब जब इसने अपनी जान से प्यारे बाबा जान का सर झुका देखा, इसने शदीद दिल में दुआ की कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। आप चुप क्यों हो? खुदा का वास्ता अनुषा कह दो ये झूठ है। आगे बढ़कर अनुषा की माँ ने रोते हुए इसके सामने हर हाथ जोड़ते हुए कहा। वो पथराई हुई इन आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, तो कभी माँ के जुड़े हाथों को वो अपनी माँ के हाथ थामना चाहती थी, पर जैसे इसके सारे अज़ा इसके साथ छोड़ चुके थे। अब भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ। मैं तो बकवास करता था ना कि एक ना एक दिन ये हमारी पगड़ी उछालेगी ज़माने भर में, मगर आप लोग तो मेरे ही दुश्मन बन गए। अब भुगते इसी नाजायज़ डील का नतीजा जो दादाजी और चाचा जान ने दे रखी है इसे। और तुम? हाँ, मोमिन हराता हुआ अनुषा की तरफ मुड़ा। तुम तो बड़ी
पारसा बनी घूमती थी ना, अब कहाँ गए तुम्हारी परसा? इस दिन तो बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने जाती हूँ, ये थी तुम्हारी पढ़ाई? चटाक मोमिन ने कहते अपनी पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ इसके नाजुक गाल पे छाड़ दिया। अनुषा जो अभी इसकी जहरीली बातों से नहीं निकली थी, इतने जोरदार थप्पड़ पर ऊंधी मुंह जमीन पे गिर गई। थप्पड़ इतनी जोर का था कि इसके होंठों से खून निकलना शुरू हो गया। हमजा ने आगे बढ़कर मोमिन को रोकना चाहा तो आवाज दराज से पिस्तौल निकाला था। मोमिन ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। हमजा ने मोमिन के हाथ से पिस्तौल लेनी चाहिए पर मोमिन हमजा को धक्का देकर आगे बढ़ा। सारे घर वालों ने दहल कर अपने सीनों पे हाथ रखा। अब मैं इस घटिया लड़की को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आज मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। मोमिन ने तेज में आकर अनुषी की तरफ बढ़ा पर दरमियान में दादाजी ने सामने आकर इससे पिस्तौल छीन ली। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले मोमिन? हम अभी तक जिंदा है फैसला करने के लिए। कुछ देर खामोशी के बाद दादाजी फिर से गोए। नूर, अनुषा को कमरे में ले जाओ और सब कान खोल के सुन लो। कल शाम अनुषा का निकाह मोमिन से होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है और सबको मानना पड़ेगा। दादाजी की रोबदार आवाज को माहौल में एक सुनाटा छा गया। आखिरी बात इन्होंने मोमिन को देखकर कही जो जब्त की हदों को पार कर रहा था। फिर भी ना कुछ कहा, लाउंज से निकलता चला गया। अनुषा को लगा जैसे इसके सर पर 10 मंजिला इमारत गिर गई है। वो होशो खैरात से बेगाना होती नूर के बाजू में